तो क्या होता है जब एक सुनसान जंगल में तीन दोस्त एक ऐसी चीज से टकरा जाते हैं जो उनकी कल्पना से भी परे है। चलिए आज इसी खौफनाक दास्तान में उतरते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सुनसान जंगल से। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई बस एक बाइक की आवाज। बाइक पर तीन दोस्त हैं, नरेटर, सुरेश और अजय। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। और बस यहीं एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। वो बाइक रोककर सड़क के दोनों तरफ अंधेरे में जाते हैं और उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि उस अंधेरे में कोई है जो उन्हें देख रहा है। तो जब नरेटर और सुरेश बाइक पर वापस आते हैं तो अजय वहां है ही नहीं। अब पहले तो उन्हें लगा कि भाई अजय मजाक कर रहा होगा। वो हंसते हुए आवाज लगाते, अजय कहाँ छिप गया यार। लेकिन अचानक जंगल से एक चीख आती है और ये चीख सुनते ही उनका हंसी मजाक सब बंद हो जाता है, क्योंकि ये कोई मजाक वाली चीख नहीं थी। नहीं, इस आवाज में जान बचाने की गुहार थी, इसमें मौत का खौफ था। और उन्हें समझ आ जाता है कि अजय किसी बहुत बड़ी, बहुत भयानक मुसीबत में है। तो दोनों हिम्मत जुटाकर जंगल में घुसते हैं और वहां जो नज़ारा उनके सामने आता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। जमीन पर ताज़े खून के धब्बे हैं और किसी को घसीट कर ले जाने के निशान हैं। निशान जो जंगल के और भी घने अंधेरे में जा रहे थे। और ये खून के निशान उन्हें एक पुरानी, बिल्कुल वीरान हवेली के दरवाजे तक ले आते हैं। हवेली ऐसी जिसे देखकर ही लगे कि सालों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में से उन्हें घूर रही हों। अब इस भयानक हवेली को देखकर ना सुरेश का डर 100 गुना बढ़ जाता है। वो कहता है, नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये पक्का कोई डायन है। लेकिन नरेटर अपनी जिद पर अड़ा है। वो कहता है, कुछ भी हो, अजय हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चाहे अंदर कोई भी हो, हमें उसे बचाना ही होगा। और सुरेश के मना करने के बावजूद नरेटर दरवाजे को एक जोर का धक्का देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा डरावना था। चमगादड़ों का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलता है। हर तरफ मकड़ी के जाले और सबसे खौफनाक, सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे बहता हुआ खून। वो दोनों डरते डरते दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां जो वो देखते हैं उससे उनकी सांसें वहीं की वहीं थम जाती हैं। कॉरिडोर की छत से अजय की लाश लटक रही थी, लेकिन उसका सिर गायब था। वो इस सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाते कि तभी उन्हें कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसने उनके होश उड़ा दिए। सवाल ये था कि अगर अजय मर चुका है, उसकी लाश सामने लटक रही है, तो फिर उसकी आवाज कहाँ से आ रही थी? पास में ही एक अंधेरा कमरा था और उसी कमरे से अजय की आवाज आ रही थी। वही आवाज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर ये मुमकिन कैसे था? मतलब ये कैसे हो सकता है? उसकी लाश तो ठीक उनके सामने थी। बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर वो दोनों उस कमरे में घुसते हैं और अंदर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी जिसके गर्दन पर सिर नहीं था और उसके हाथों में था अजय का कटा हुआ, बोलता हुआ सिर। वो औरत उस सिर को उठाती है और अपनी गर्दन पर रख लेती है। अजय के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर जाती है और फिर वो औरत की आवाज में कहती है, मेरा सिर ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम दोनों का सिर ले लूंगी। ये देखते ही नरेटर अपनी जान बचाने के लिए पलट कर भागता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सुरेश वहीं का वहीं खड़ा है, जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। और नरेटर की आंखों के ठीक सामने सुरेश वापस उस हवेली में जाता है और उस आत्मा के कहने पर अपनी ही जान ले लेता है। अब नरेटर बिल्कुल अकेला है और फंस चुका है। वो भाग नहीं सकता। आत्मा उसे साफ साफ कहती है कि वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। और फिर वो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि वो एक अधूरी रूह है, मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक उसके शरीर का हर एक हिस्सा एक साथ न हो, और उसका गायब सिर उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में फंसाकर रखे हुए हैं। उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है।
3 लोग जो नशे में धुत थे, उन्होंने उस पर हमला किया, उसके पति को बेरहमी से मार डाला और फिर उसकी भी हत्या कर दी, और जाते जाते वो उसका सिर अपने साथ ले गए। तो अब नैरेटर के सामने एक शर्त है। आत्मा का शरीर तो यहीं हवेली में दफन है, लेकिन उसका सिर गायब है। अगर नैरेटर को अपनी जान बचानी है तो उसे सुबह होने से पहले उस सिर को ढूंढना होगा और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। पर सवाल यह है कि वो उसे ढूंढेगा कहाँ? अब नैरेटर पूरी तरह हताश हो चुका है। वो उस आत्मा से कोई सुराग, कोई भी इशारा मांगता है, और तब आत्मा उसे अपनी आखिरी याद बताती है, बस एक छोटी सी याद जो इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी थी। और ये सुनते ही नरेटर का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। मछली, वो कातिल मछली की बात कर रहे थे। हवेली के ठीक पीछे एक तालाब है, जाहिर है, और मछलियों के लिए वो वहीं गए होंगे। और सबूत मिटाने के लिए सिर को फेंकने की इससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी? उसे यकीन हो जाता है, सिर वहीं तालाब में है। वो बिना एक पल गमाए तालाब की ओर भागता है और उस ठंडे गंदे पानी में उतर जाता है। 1 घंटा, 2 घंटे वो पागलों की तरह कीचड़ में अपना हाथ मारता रहता है। उसकी उम्मीद लगभग टूट चुकी थी कि तब ही उसके हाथ कीचड़ में धसी किसी सख्त चीज से टकराते हैं। हाँ, ये एक इंसानी खोपड़ी थी। वो उस खोपड़ी को वापस हवेली लाता है, आत्मा की बाकी हड्डियों को निकालता है, और जैसा उसे कहा गया था वो अंतिम संस्कार करता है। और जैसे ही आग की लपटें आसमान छूती हैं, आत्मा का वो भयानक रूप गायब हो जाता है और एक शांत चेहरा सामने आता है जो अब हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका था। नैरेटर की जान तो बच गई। वो उस जंगल से, उस हवेली से बहुत दूर भाग गया, लेकिन वो उस रात को कभी नहीं भूल पाया। अपने दोस्तों की मौत, उस आत्मा का बदला, ये सब कुछ हमेशा के लिए उसकी यादों का हिस्सा बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को कभी ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां एक तरफ अपनी जान हो और दूसरी तरफ किसी और का अधूरा इंसाफ, तो कोई क्या चुनेगा? और ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि उस चुनाव के बाद क्या वो कभी चैन से जी पाएगा?